बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नीट मामले पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे की हम बात कर लेते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से होने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। जुलाई का तीसरा हफ्ता यानी 20 तारीख के बाद से ये काउंसलिंग शुरू हो सकती है, ऐसा सरकार ने इशारे दे दिए हैं अपने हलफनामे में। हालांकि इससे पहले जो काउंसलिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, जो तारीख तय की गई थी। पहले तो ऐसा हो रहा था कि इस काउंसलिंग को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन तब रिजिड थे, स्टबन थे, कि अड़े हुए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन एंड काउंसलिंग से पहले उसको पोस्टपोन करने की बात सामने आ गई। अब हलफनामे में सरकार ने ये कहा है कि हम प्रक्रिया के साथ चलेंगे और जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। यानी सरकार उम्मीद कर रही है कि तब तक सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ हो जाएगा। तो तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग की बात सरकार कह रही है। वहीं एक और बड़ी खबर की नीट परीक्षा से जुड़ी हुई गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने एक पहल की है। क्या किया है? सरकार ने 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव रखा है। 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव, सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए इस विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। कहीं बहुत एक बीच का रास्ता सरकार ने निकालने की बात बीच में रख दी है। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 7 सदस्यीय कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी होगी। ये राजनीतिक नहीं होगी, इसमें सभी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे ताकि भविष्य में इस तरह का कोई लीक ना हो। अगर एनटीए या केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक के किसी भी अन्य लाभार्थी की पहचान की ज़रूरत होगी तो नीतिगत स्तर पर एक फैसला लिया जाना होगा। लिहाजा इस 7 सदस्यीय कमेटी इस मामले में कई चीज़ें स्पष्ट कर सकती है। आयुष मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। आयुष, विनीत जिंदल जी ने बहुत अहम बात इस चर्चा के बीच में सामने रख दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनको ये पता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक सीबीआई ने अपना एफिडेविट नहीं सामने रखा है। सीबीआई का एफिडेविट मतलब जांच कर रही इंडिपेंडेंट एजेंसी का एफिडेविट, जिसके हाथ में पूरी जिम्मेदारी है। अगर ये एफिडेविट सामने नहीं आता है तो एक पहलू अधूरा रहेगा सुनवाई से पहले। क्या उस स्थिति में जितना आप देख पाए हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझ पाए हैं, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथी विनीत जी ने बात बहुत अच्छे से बताई कि सीबीआई ने अभी तक अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया है और ये एक अहम कड़ी इस पूरे फैसले से जुड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा और जल्द से जल्द बच्चों को ये चीज तो कम से कम पता चल जाएगी कि रीनीट होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जब सीबीआई की तरफ से हलफनामा दायर करने में देरी कर दी गई है तो हो सकता है कि अगली तारीख पर उन्हें कहा जाए कि आप अपना हलफनामा दायर कीजिए और फिर उन तीनों हलफनामों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक हलफनामा दाखिल नहीं हो जाता तब तक के लिए देरी बनी हुई है। हालांकि एक उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि दोपहर के बाद जब इस मामले को उठाया जाएगा तो उससे पहले ही रजिस्ट्रार को अपने हलफनामे की कॉपी सीबीआई सौंप सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है और बच्चों में कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर मायूसी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से ये बात कह रहा था कि इस पूरे मामले में अगर 0.01% डिस्क्रिपेंसी भी उन्हें मिलती है तो वो कड़ा फैसला लेंगे। एनटीए और सरकार तो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सीबीआई का हलफनामा यहाँ पर जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि सीबीआई का हलफनामा ये बताएगा कि आखिर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। जब एनटीए ने ये बात बोली है कि कहीं पर भी मास स्केल पर पेपर लीक नहीं हुआ है तो सीबीआई ने गिरफ्तारियां की है उनसे क्या चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि सीबीआई का हलफनामा भी ये जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कहां पर लीकेज हुई, कहां पर पेपर लीक हुआ, कहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी क्या भूमिका रही और गिरफ्तार किए हुए लोगों ने कितने कितने बच्चों तक कितने समय पहले तक इस पेपर को पहुंचा दिया है। तो अब सीबीआई के हलफनामे का इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए। जी, सीजीआई ने एक इशारा दिया है कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म होती दिखती है तो दोबारा परीक्षा का हमें आदेश देना होगा, लेकिन ये सीजीआई लेट बेंच तय करेगी कि वो पवित्रता खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है। मयंक, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपसे इस बात कर रहा हूं, और दिल से जवाब दीजिएगा। इशारा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि अगर सैंक्टिटी खत्म हुई है
तो दोबारा रीटेस्ट होगा, लेकिन रीटेस्ट कराने वाली एजेंसी वही होगी जिसने अभी तक कराया, यानी एनटीए होगी। एनटीए पर कितना यकीन है आपको? एनटीए पे अगर जैसा अभी तक चलते आ रहा है एनटीए का सीन, तो मेरे को उतना यकीन नहीं कि एनटीए दोबारा मतलब वैसे कर पाएगा, जैसे मतलब उतना फेयर एग्जाम करा पाएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी अभी चलते आ रहा है उसमें तो लोगों का ट्रस्ट टूट गया एनटीए के ऊपर। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ग्रेस मार्क्स वाले पे तो एनटीए ने खुद कुछ बताया नहीं था, जब हमने पूछा तब बताया। और एनटीए ने बीच में 2 दिन की विंडो खोली थी बिना किसी को बताए, जिसमें और भी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा पेपर लीक हो नहीं सकता। पेपर लीक तो दोबारा हो सकता है ना, अगर रीनीट होता है तो अभी एनटीए मतलब किसी तरह की माल प्रैक्टिसेस को रोक पाएगा सक्सेसफुली, इस पे ये उतना ट्रस्ट नहीं है। और ये बस मेरा ही नहीं, ये जितने भी अभी तक नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबका यही है मानना है। अच्छा, एक इशारा ये है कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है कि हम काउंसलिंग जो तीसरे हफ्ते से कराएंगे वो 4 चरणों में होगी। मयंक, आपसे ही सवाल है मेरा, और इन 4 चरणों में कोशिश ये रहेगी कि इसके बीच में अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो पास हो चुका है और जो इसका हिस्सा बन रहा है, तो उसकी पहचान भी की जा सके और उसे बाहर भी किया जा सके। अगर सरकार कह रही है कि एक सेक्शन ऑफ एरिया में इस तरह की धांधली दिख रही है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश में ऐसा नहीं है, तो उसको काउंसलिंग से भी और छानने की कोशिश हो रही है। क्या ये प्रोसेस आप जैसे स्टूडेंट्स को समझ में आता है? क्या आप लोग को लगता है कि इससे जो फेयर इसमें यहाँ पर सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, जो बात चल रही है ये सब करने की, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता है। जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस है तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें अभी तक तो हो ही सकता है कि कुछ लोगों को यकीन हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को यकीन ना हो कि हमें पूरी तरह से मतलब जितना भी चीटिंग की हुई है वो नलीफाई हो सके, और जितना भी फेयर स्टूडेंट्स हैं उन सबको जस्टिस मिल सके। तो इसमें अभी तक वो वेरी कर रहा है ओपिनियन लोगों का, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि इसमें जस्टिस थोड़ी बहुत मिल सके ऐसे प्रोसीजर में, इसमें जस्टिस थोड़ी बहुत मिल सके। विनीत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपका अनुभव और आपकी दी गई जानकारी मुझे कहीं बहुत ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई ऐसी चीज सामने आ जाएगी जो शायद स्थितियों को पूरी तरह से साफ कर दे, वैसा होता अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि सीबीआई का हलफनामा अभी तक गया नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा लाई करेगा इस बात के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई गोधरा भी गई है, सीबीआई पटना भी गई है, सीबीआई हरियाणा भी गई है, सीबीआई उत्तर प्रदेश भी गई है। यहां से क्या जानकारियां निकल कर आई हैं। लेकिन इससे अलग हटते हुए नीट को लेकर एनटीए ने जो हलफनामे अपने एफिडेविट दिए हैं, वो हलफनामे और एनटीए की भूमिका को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई कड़ा रुख सामने आने की संभावना आपको दिखती है? क्योंकि एज एन एजेंसी एनटीए अपनी साख छात्रों के मन में तो पूरी तरह से कहा जाए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन काफी कुछ जो सुनाई देता है खो तो चुका है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एनटीए के खिलाफ ही जरूर कोई ना कोई जो एक ऑर्डर है वो आना चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से अब तक भूमिका रही है एनटीए की, पहले मना करना, फिर मना करने के बाद अब जिस तरह का रिप्लाई एनटीए ने दिया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरत है कि कड़ा रुख एनटीए के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय को अपनाना चाहिए और आना चाहिए, और मुझे लगता है आएगा, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे इस मामलों में, ऐसे मामलों में बहुत एक्टिव रहते हैं, और उनको पता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई भी ऐसी एजेंसी जिसके ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी हो और वो लापरवाही बरते, तो अब तक किसी भी ऐसी एजेंसी को बख्शा नहीं गया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुझे लगता है बिल्कुल आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात एक यहाँ पे और भी है कि एनटीए की अगर हम बात करें तो एक चीज और हो सकती है कि मॉनिटरिंग कमेटी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मॉनिटरिंग कमेटी टू वॉच आउट एनटीए सिस्टम भी अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है एनटीए का वो पूरा सिस्टम क्वेश्चनेबल है। ये सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, ग्रेस मार्क कैसे दिए गए, ये सब चीजें देखने की जरूरत है, और बहुत सारे लोग एनटीए के भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको लेकर भी या तो बच्चे को इस बात को लेकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को इस बात के ऊपर भी एक ऑर्डर
जरूर पास देखने को हमें मिलेगा। नहीं, आपने इशारा बहुत अच्छा दिया। एनटीए ने ग्रेस मार्क को लेकर जो कुछ भी किया, ये एक सरप्राइजिंग एक्ट था। यानी कुछ बच्चों को पेपर देर से मिला तो आपने बिना किसी मंजूरी या बिना किसी जानकारी या बिना किसी चर्चा के अपनी ही तरफ से ग्रेस मार्क बांटने शुरू कर दिए। तो ये भी एनटीए की सोच पर सवाल तो खड़े करता है कि ये पिक एंड चूज आपने कर कैसे लिया। हो सकता था एक सेंटर है, पूरा देश नहीं है, उस सेंटर को वैसे ही लॉक रखते, इस एग्जाम की टाइमिंग को बढ़ा देते, इस ग्रेस मार्क के जरिए उन बच्चों को पीछे से मदद करने की कोशिश नहीं करते। एक सवाल तो एनटीए के ऊपर यह आता है, इस पर तो सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन एनटीए को क्या कई सारे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे? क्योंकि ईओयू बिहार ने भी इस बात का इल्जाम लगाया था कि हम लगातार कह रहे थे कि एनटीए अपनी मदद हमें दे, एनटीए डिटेल साझा करे। एनटीए ने एक बार भी साझा नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सब बातें और ये सब सवाल जो हैं ये लगातार उठ रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में एनटीए के खिलाफ भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जो ऑर्डर जब भी आएगा, हो सकता है कि इस डेट पे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी सुनवाई कर रहा है इस पूरे मामले की। लोग बच्चों के भविष्य की बात है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी सुनवाई कर रहा है। बहुत जल्दी ही इन सब चीजों के ऊपर जो ऑर्डर आएगा उसके अंदर जरूर एनटीए के ऊपर भी कोई या तो मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई जाए या फिर उसका जो प्रोसेस है उसको रिफाइन किया जाने की जरूरत है कि किस तरीके से एनटीए काम कर रहा है अपनी मनमर्जी किसी भी एजेंसी को चलाने की, वो भी ऐसी एजेंसी जिसके हाथ में हमारे देश के भविष्य हैं, डॉक्टर्स के भविष्य हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी एजेंसीज के खिलाफ भी जरूर मुझे लगता है एक्शन लेना चाहिए, और ऑर्डर में जरूर कुछ ना कुछ इसके खिलाफ भी। उम्मीद सभी कर रहे हैं कि इस तरीके का एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगा, और सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी बता रहे हैं कि वो छोड़ने वाला तो किसी को नहीं है जो भी जिम्मेदार रहे इस तमाशे की। ये दरअसल छात्रों के साथ और देश के भविष्य के साथ तमाशा ही हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।